lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा सेकंड बुक है हमारी इकोनॉमिक्स के क्लास +2 की, उसका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स के बारे में, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हालत थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, फॉरेन ट्रेड में क्या था, क्या पॉलिसीज चल रही थी, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सिचुएशन पढ़नी है कि उस टाइम पे हमारी क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी, वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हमारी डेवलपमेंट के लिए, तो वो चीज़ें आ जाएंगी अगले चैप्टर्स में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। हमें पता है कि ब्रिटिश रूल से पहले, हमारे यहाँ जब ब्रिटिश रूल हुआ उससे पहले हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। सोने की चिड़िया का मतलब था कि हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट अमाउंट में थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल जो है वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, हमें अपना मतलब लगा लो एक्सप्लॉइट किया, गुलाम बनाया और बाद में हमारी इकोनॉमी को बुरा हाल कर दिया। और वो बुरे हाल में क्या क्या आएगा वो पढ़ना है, मतलब हमें बेसिकली पढ़ना है कि उसने किया क्या। ब्रिटिश ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक चीज आपको याद रखनी है, वो याद रखना है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कि जो लैंड के सेटलमेंट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। कैसे, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, याद रखना, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें क्या होता था, देखो, एक होता था ओनर ऑफ द सॉइल, जो जमींदार है, जिसकी जमीन है। ठीक है, एक होगा टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल कौन होगा, जिसने जमीन रेंट पे लेके ये कहा है कि मैं इस पे काम करूंगा। अब टिलर ऑफ द सॉइल जो था वो एक्चुअल कल्टीवेटर था, जो एक्चुअल में काम करता था, लेकिन जो प्रॉफिट आता था वो उसको रेंट की फॉर्म में जमींदार को देना पड़ता था, या फिर इसने लोन ले रखे वो देने पड़ते थे। और जो थर्ड पार्टी थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो इसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए कोई काम नहीं कर रही थी। उसका रीजन क्या था, क्योंकि उसको अपने टैक्स मिल रहे हैं। बात समझ आई। तो ये सिस्टम था एग्रीकल्चर का। देखो ये जो है ना, पहले 3-4 पॉइंट इसी को पढ़ लो, आगे सारे चैप्टर में इसी को पॉइंट्स बना बना के दे रखा है। ठीक है, सो जमींदार जो है ऑनर ऑफ द सॉइल डिक्लेयर कर दिए गए, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना था गवर्नमेंट को लैंड रिवेन्यू की फॉर्म में। ठीक है, चाहे वो जैसे मर्जी निकाले टिलर ऑफ द सॉइल से। अब जो टिलर ऑफ द सॉइल जो एक्चुअल कल्टिवेटर है, उनको सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, कोई इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर, कोई सरप्लस नहीं मिल रहा उनको। जो जमींदार है वो जो है अपना रिवेन्यू इनकम अपनी लाइफ में खर्च रहे हैं और वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए काम भी नहीं कर रहे। देखो, अगर मैं हूं, मेरी लैंड है, मैं उसकी डेवलपमेंट के लिए क्यों काम करूंगी, जब मुझसे उसे पैसा आ ही रहा है तो मैं पैसा क्यों लगाऊं। काम तो टिलर ऑफ द सॉइल ने करना है ना। तो सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी वो बेचारे टिलर ऑफ द सॉइल की हो रही थी। ठीक है, इसमें मेन ये पढ़ना है हमें, इसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हमारा हैंडीक्राफ्ट सबसे ज्यादा जो है बहुत फेमस था। हमें पता है राजाओं महाराजाओं का टाइम था ब्रिटिश रूल से पहले, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट भी होता था, बहुत फेमस था। इन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट की एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ऐसे क्या कर दी, जो ब्रिटिश गुड को अगर हम इंपोर्ट करते हैं वो टैक्स फ्री कर दिया। तो लोग ब्रिटिश गुड्स को जो है इंपोर्ट कर रहे हैं और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहे, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बिक रहे, तो हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन कर दिया। कहता ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था। हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी उसकी क्वालिटी की वजह से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो तरीके से इसको खराब कर दिया। जो फॉरेन डिमांड थी डिस्ट्रॉयड कर दी बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, और जो डोमेस्टिक डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की वो डिस्ट्रॉय कर दी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड। मतलब अगर यहाँ से चीज बाहर भेज रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट को बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो टैक्स ज्यादा लग रहा है। बाहर की चीजें यहाँ बुला मंगवा के यूज कर रहे हैं तो टैक्स लग नहीं रहा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप खराब हो गया ना। और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे किया, इंटरनेशनल ट्रेड किया थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स पॉलिसी। एक्सपोर्ट हमने ड्यूटी फ्री कर दिया इंडियन रॉ मटेरियल का, हमने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और फिनिश गुड को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब हमारा ही रॉ मटेरियल बाहर जाके प्रोसेस होके हम ही खरीद रहे हैं बहुत महंगे दामों पर। ये बात समझ आई। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिससे जो है हम इंपोर्टर हो गए फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन और एक्सपोर्टर हो गए रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। ठीक है, तो ये थी जिससे पता लगा कि इसकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है और हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड हो गई है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी आपकी। तो इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स होंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, खुद सोचो। सबसे पहले तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो स्थिर हो चुकी है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शो लिटल और नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ठीक है, 1925 से 1950 के बीच में 0.1% पर एनम क्या थी हमारे पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आ जाएगी कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही।
ठीक है। सेकंड, बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो रही है। पर कैपिटा इनकम मतलब अगर मैं नेशनल इनकम को डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दूं तो एक पर्सन की इनकम निकल आएगी ना, तो ये जिस्ट 230 थी ईयर की, देख लो क्या करते होंगे। सो जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पुअर है, उनको फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर भी नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस तो है ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है। 72% लोग जो है किस पे डिपेंड है? हमारे एग्रीकल्चर पे, लेकिन उसका जीडीपी सिर्फ 50% आ रहा है। ये बात समझ आई? प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन सब्सिस्टेंस के लिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? जब सिर्फ अपने लिए उगाया, अपने लिए खाया, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। और कमर्शियल क्या होता है? जब हम प्रॉफिट के लिए कमाते हैं, उगाते हैं और फिर बेचते हैं वो चीज़, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी पूरी नहीं हो पा रही थी। फोर्थ नंबर पे क्या है? इंडस्ट्रियल की बैकवर्डनेस। कहता है एक वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज थी कंट्री में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मशीनरियाँ ही नहीं बनेंगी, कैपिटल गुड्स ही नहीं बनेंगी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे आगे आएगा? तो वही नहीं था। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री खराब हो चुकी थी। कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी इंडियन इंडस्ट्री को, वो भी इंपोर्ट पे ही जो है डिपेंड होना पड़ता था, तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, मतलब ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें आप कर लोगे। इंपोर्ट्स पे अब हम ज़्यादा डिपेंड है, मैंने आपको ये बता ही दिया। और अर्बनाइजेशन भी लिमिटेड है, मतलब शहरीकरण भी नहीं हो रहा, रूरल एरियाज ज़्यादा है। और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिक्सड इकोनॉमी है, क्योंकि अभी नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या होगी, कैसे होता है, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। और कॉलोनियल इकोनॉमी सेम जो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री खराब कर दी, हैवी टैक्सेस की वजह से, रॉ मटेरियल को बाहर भेज दिया, आर्टिसंस को, हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो चीज़ आ जाएगी जो भी बढ़ाया। ये था बेसिकली आपका सारी इकोनॉमी। अगर आपके आ जाए पूरे इंडियन इकोनॉमी, तो आप सारे सेक्टर को इकट्ठा लिखोगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पूरी इकोनॉमी है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। ये तो था बेसिक पूरी इकोनॉमी का। अब आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो उसमें उसके फीचर्स क्या है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इजी है, ठीक है। प्रोडक्शन भी है। प्रोडक्शन होता क्या है? देखो प्रोडक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में? प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट, कि जितना टोटल आउटपुट आ रहा है। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू पर हेक्टेयर ऑफ लैंड का आउटपुट जो आ रहा है, जो आना चाहिए। और दोनों ही एक्सट्रीमली लो थे, बहुत कम थे। देखो ये कोई भी डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बुक में इतना सारा डाटा है, क्या क्या याद करोगे, है ना। अच्छा हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखना बेटा, जो ये आपके बॉक्सेस दिए होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मतलब कैलकुलेट करने के लिए रिसर्च वर्क में काम किया था। ये है दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, ये VKRV राव, ये सब आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना, इनके नाम जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? रिस्क है, क्योंकि एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? रेनफॉल पे डिपेंड है। अच्छी रेनफॉल हुई तो अच्छी आउटपुट, नहीं कोई भी आउटपुट नहीं है ना। सब्सिस्टेंस का, फार्मिंग का डोमिनेंस है, क्योंकि लोग अपने लिए उगाते खाते थे उस टाइम पे, कमर्शियलाइजेशन पे लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऑनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल मैंने आपको बता ही दिया कि जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसकी वजह से बहुत खराब चल रहा था ये चीजें। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक यहाँ, एक किसी और शहर में, फिर एक और शहर में थोड़ी थोड़ी जमीन पड़ी है, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी और भी कम हो जाएगी, है ना। और लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ये वही एक्सप्लॉइटेशन वाला जमींदारी सिस्टम भी था, सबसे बड़ा तो यही दिक्कत थी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, समझ आया, इजी है। उसके बाद फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, लास्ट पॉइंट क्या है कि कमर्शियलाइजेशन के लिए फोर्स क्या गया? आपने ना इंग्लिश में इंडिगो चैप्टर पढ़ा है, ये देखो आ ही गया वैसे इंडिगो वाला, ठीक है। क्योंकि इंडिगो क्या था? नील, जो हाँ उनको कपड़े डाई करने के लिए चाहिए था अपने इंडस्ट्रीज में, वैसे ही तो इंडस्ट्रीज को जो चीजें एज रॉ मटेरियल चाहिए थी उनको फोर्स किया जा रहा था कि एग्रीकल्चर में वो चीज उगाओ, ठीक है। वो चीजें आ रही थी, तो ये हाल था किसका? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस है वो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? लो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री अनसर्टेनमेंट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंड थे, और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी। और स्टेगनेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैसे कि ओनर ऑफ द सॉइल, डीलर ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन से हम क्या है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इजी है, हो जाएगा। फिर आता है, ये था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आएगा आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था? एक वर्ड आएगा सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके दो रीजन बताओ, ये उसके दो रीजन, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें दो चीजें थी, डिके ऑफ द वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इन द इंडस्ट्री ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट,
ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया गया, मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो पा रही। इन दो रीजंस की वजह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। हैंडीक्राफ्ट कैसे डिके किया वो मैंने आपको बता ही दिया। कहता है ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन थी, लेकिन ब्रिटिश राज ने इसकी जो है कम कर दिया आते ही। वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे किया। उसने टैरिफ पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी लगाई थी कि हैंडीक्राफ्ट को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और ऐसे ही अगर हम बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं तो कम टैक्स लग रहा है इंपोर्ट पे, जिसकी वजह से लोग बाहर का सामान मंगवा रहे थे, तो वो चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो वही सेम आ गया। सो इसके फीचर्स क्या आएंगे? सबसे पहले टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी थी, वो मैंने आपको बता दिया। प्रिंसली कॉर्ट्स की डिसअपियरेंस। अब ये प्रिंसली कॉर्ट्स क्या है? आपको पता है ब्रिटिश रूल से पहले हमारे नवाब, राजा, प्रिंसेस, एम्परर्स होते थे जो इन हैंडीक्राफ्ट्स को यूज़ करते थे अपनी शान के लिए, राइट। अब वो बचे ही नहीं है, तो हैंडीक्राफ्ट्स को मतलब वो उसकी वैल्यू ही नहीं रही वो हैंडीक्राफ्ट्स की जो पहले होती थी। मशीन मेड प्रोडक्ट से हमारा क्या है? कंपटीशन है, क्योंकि वो जो चीज़ें आ रही हैं वो बाहर से बन के वो मशीन बेस्ड है। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर की वजह से इंडिया ने भी ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो भी तो चेंज हो रही थी ना। और रेलवेज भी आ गई थी, ठीक है, जैसे लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है एक्सपेंड हो रहे थे। क्यों? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजी हो रहा था अब इनको, वो चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लीक या नोशनल ग्रोथ। जो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही थी, मॉडर्न इंडस्ट्री थी, वो ब्लीक या नोशनल, मतलब बहुत कम रेट था उसका। ये पूरी आपको स्टोरी बता रखी है कि इसमें ये बना वर्ल्ड वार 1 के बाद वर्ल्ड वार 2। इसको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका। अभी तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया। अब आ रहा है हम फॉरेन ट्रेड के ऊपर। तो फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश रूल में, वो मैंने आपको बता ही दिया। हम रॉ मटेरियल को नेट एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड को इंपोर्ट कर रहे थे, यही बढ़ाया मैंने अभी तक आपको। फिर उसके बाद इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उस पर मोनोपोली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश रूल का था। ठीक है, सारा किसके हाथ में था? ब्रिटिश रूल के हाथ में है। फिर भी अगर एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से बढ़ जाते हैं और सरप्लस बचता भी था तो वो ब्रिटिश ही यूज कर रही थी, लेकिन वो इंडिया के हित के लिए यूज नहीं कर रही थी, या तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर के लिए यूज कर रही थी, या वार्स वगैरह में। क्वेश्चन आया था कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सरप्लस बचता भी था वो ब्रिटिश किसके लिए यूज कर रहा है? क्या वो इंडिया के लिए यूज कर रहा है? नहीं, या तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को यूज मतलब पूरा करने के लिए यूज कर रहा है, या वार्स के टाइम पे अपने लिए यूज कर रहा है, इंडिया के लिए वो यूज नहीं कर रहा। ये बात समझ आई? इजी। देन अब आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। देखो डेमोग्राफिक होता क्या है, जहां पे वर्ड डेमोग्राफिक आ जाए ना तो एक चीज याद रखना, रिलेटेड टू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किससे रिलेटेड होता है? हमारी पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक फीचर्स। ठीक है, तो हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बहुत क्या था? डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई था, 48-40% नियरली बर्थ रेट और डेथ रेट। इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? जब 1 साल से कम एज का बच्चा मर जाता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितना मर रहा है। तो वो देखो क्या है, कहता बहुत ज्यादा हाई था। पहले 218 पर 1000 था और अब प्रेजेंट में वो 32 है, तो देखो कितना ज्यादा हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जिएंगे, कितने साल जिएंगे। अब वो 69.4 ईयर्स के आसपास है, उस टाइम पे सिर्फ 32 ईयर्स थी। इसका रीजन क्या था? देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज होने वाली बात है कि हम कहते हैं कि अब पोल्यूशन हो रहा है, अब लोग कम जीते हैं, पहले तो लोग 100-100 साल के होके मरते थे। ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जब ये 1947 का टाइम था ना बेटा, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, ये ध्यान में रखना। मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से छोटी से छोटी बीमारी की वजह का इलाज तो होता नहीं था, उसकी वजह से लोगों की डेथ ज्यादा हो रही थी। ये बात समझ आई? तो इसकी वजह से डेथ रेट भी ज्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लिटरेसी रेट तो है ही कम था। लिटरेसी रेट क्या होता है? पढ़े लिखे, मतलब पर्सन हु आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड राइट, वो चीजें आ जाएंगी, वो है ही नहीं था, ओनली 7%। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ। देखो ये ना क्वेश्चन आएगा, इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना 1921 को। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले, जो 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन, मैं पता ना जहाँ पे वर्ड डेमोग्राफिक आ गया रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंसिस्टेंस नहीं थी, कभी तो वो एकदम बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, बढ़ रही थी, कम हो रही थी, कोई भी हम पता ही नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन आफ्टर 1921 वो एक कंसिस्टेंसी आई किसमें? पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सो देखो 1921 से पहले जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी इंडिया की, वो कंसिस्टेंट नहीं थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी। इसके बाद 1921 में ग्रोथ रेट आया, कंसिस्टेंट राइज आई। ठीक है, जिससे सारे फिर सेंसस का डाटा दे दी, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ये। सो ये सारा किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ठीक है, वो पढ़ लेना। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर।
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या, इसका मीनिंग आ सकता है, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, की जो लोग काम कर रहे हैं कितना प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी में और कितने टर्शियरी, परसेंटेज की फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर में 72.7%, सेकेंडरी में 10.1 और टर्शियरी में 17.2, तो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड है लोग? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही है, वो तो हमें पता ही था, प्राइमरी, सेकंड नंबर पे टर्शियरी और फिर क्या आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या हुई, क्या इससे पता लगा हमें ये पता लगा कि एग्रीकल्चर मेन सोर्स था उस टाइम पे ऑक्यूपेशन का, 72% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। ठीक है, इंडस्ट्री इनसिग्निफिकेंट सोर्स था, जबकि इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा सोर्स होना चाहिए। और ग्रोथ क्या थी, वो अनबैलेंस थी, लोग जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कत क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में दिक्कत थी। ठीक है, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे लाइक इकोनॉमिक चेंजेस कितने आए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी। ठीक है, सोशल चेंज में आएगा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये चीज़ें आएंगी। तो जो स्टेट था इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो हम डिस्क्राइब करते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के साथ। रेलवेज डेवलप हुई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स। अब एक बात ना यहाँ पे आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिश ने हमारी हेल्प की है, ये ध्यान में रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, पोस्ट, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दी, लेकिन उनकी नीयत, जो उनकी इंटेंशन थी, वो कभी भी इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं थी। उन्होंने ये सब बनाया अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ईजी करने के लिए, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन आएगा, क्या कुछ पॉजिटिव हुआ ब्रिटिश रूल के आने से? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब रेलवेज उन्होंने बना के दी, हमें स्टार्ट उन्होंने की थी, यहाँ पे पोर्ट्स उन्होंने बनाए, पोस्ट, टेलीग्राफ, रोड्स वगैरह उन्होंने डेवलप किए। ठीक है, लेकिन उनकी जो इंटेंशन थी वो कभी भी पॉजिटिव नहीं थी, बस ये लिखना है। ठीक है, सो रेलवेज उन्होंने बनाई, पोर्ट्स डेवलप किए एक्सपोर्ट वगैरह के लिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इन्होंने डेवलप किए, रोड्स डेवलप किए, तो ये चीज़। सो ब्रीफली कुछ मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए इकोनॉमी में ब्रिटिश राज के टाइम पे, वो हम मना नहीं कर सकते, नॉट डिनाइड, है ना। बट द मोटिव बिहाइंड द चेंज वाज नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, रेदर इट वाज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी फिर भी बैकवर्ड थी। ये बात समझ आई? ये आपके रेलवेज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, पढ़ लेना। तो बताओ, क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ ब्रिटिश रूल का? बिल्कुल हुआ। वाज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? देखो, सर्टेनली नॉट। इफ द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल is studied with reference to motive of the British government in India, अगर मोटिव या इंटेंशन के साथ पढ़े तो कोई भी उनका पॉजिटिव नहीं था। मोटिव क्लियर एंड फोकस था कि एक्सप्लॉइट करना है इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन जो उन्होंने इसको एक्सप्लॉइटेशन के लिए मीन्स यूज किए टू अचीव एंड यील्डेड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स, तो उससे हमारा कुछ पॉजिटिव हो गया। क्या? फार्मर्स का कमर्शियल आउटलुक इनकी वजह से आया, फोर्स कमर्शियलाइजेशन की चाहे इन्होंने, लेकिन लोगों को पता लगा कि हाँ इंडस्ट्रीज के लिए हमें रॉ मटेरियल बनाएंगे तो हमारा भी फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि रेलवेज वगैरह रोडवेज इन्होंने बनाए। फेमाइंस को कंट्रोल करना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फेमाइंस का मतलब क्या होता है? भूखमरी। जहाँ पे उस टाइम पे लगा लो बारिश नहीं हुई या किसी भी रीजन से खाना नहीं है उनके पास, तो उस टाइम पे हम रोड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू हम क्या भेजेंगे उनके पास? खाना भेजेंगे, तो जो भूखमरी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंट सिस्टम क्या होता है? गवर्नमेंट नाम की चीज होती है, हमें पता लगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें हमने पूरा पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंट हुई 1947 के टाइम पे, उस टाइम पे हमारी बहुत बुरी हालत थी। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो उसको ठीक कैसे किया गवर्नमेंट ने, वो हम 4 चैप्टर आई थिंक 3 या 4 उसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,